फ्रेंड्स, सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएस मेडिकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स ऑफ पोस्चर। गाइज, मैंने पोस्चर के ऊपर एक पहले से ही वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाया है कि पोस्चर का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने बेस ऑफ सपोर्ट के बारे में, मीन जो बेसिक टर्म्स होती है हमारी पोस्चर की, उन सभी के बारे में डिटेल में मैंने क्लियर किया हुआ है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी ये वाला लेक्चर आपको क्लियर होगा। या फिर आपको अगर बेसिक टर्म्स क्लियर हैं तो आप ये लेक्चर इजीली समझ जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइज सबसे पहले समझते हैं काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स हमारा टॉपिक है पोस्चर के लिए। सबसे पहले देखते हैं हम काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है। गाइज, जब हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं बायोमैकेनिक्स के अंदर, वहाँ पर काइनेटिक्स वर्ड आ रहा है तो मीन्स वहाँ पर हम फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ पर जो पूरा का पूरा डिस्कशन होगा वो फोर्स के बारे में होगा। ठीक, तो उसको हम काइनेटिक्स कहते हैं। गाइस, दूसरा आता है हमारा, तो काइनेटिक्स के अंदर हम फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस, दूसरा आता है हमारा काइनेमेटिक्स। तो जो काइनेमेटिक्स होता है हमारा, उसके अंदर हम मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हम मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि हमको पोस्चर को एग्जामिन करना है, ठीक है ना, और पोस्चर का बेसिक कंसेप्ट समझना है, तो हमको उसकी काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गाइस, जब आप प्रैक्टिकल्स में जाओगे, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाओगे, तो वहाँ पर पोस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लास्ट तक आपको बने रहना है लेक्चर के अंदर, अगर आपको पोस्चर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स को डिटेल में देखते हैं गाइस पोस्चर के अंदर। गाइस, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, अब जी जो ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी पर दो तरीके से फोर्स लग सकता है। अगर मैं इस ह्यूमन बॉडी में से एक पर्टिकुलर जॉइंट उठा लूँ बाहर, सपोज मैंने आपका ये नी जॉइंट उठा लिया, ठीक है ना। तो ये जो नी जॉइंट है, बेसिकली इस नी जॉइंट पर दो तरीके से फोर्स लग सकता है। एक तो आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक तो आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा, और एक फोर्स होगा आपका इंटरनल, जो कि इसकी मसल्स लगाएंगे। जो इस जॉइंट के अराउंड जितने भी मसल्स हैं, जितने भी कैप्सूल हैं, वो सब क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो कहलाता है हमारा इंटरनल फोर्स। और जो फोर्स बाहर से लगता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो इस तरीके से काइनेटिक्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम समझेंगे बेसिकली इंटरनल फोर्स का मीनिंग क्या होता है और एक्सटर्नल फोर्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। अब ये जो आपका इंटरनल फोर्स है, इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर दो तरीके के फोर्स लग जाएंगे यहाँ पर। एक तो हो जाएगा गाइस पैसिव, एक हो जाएगा पैसिव, और एक हो जाएगा गाइस एक्टिव, ठीक है ना। तो जो पैसिव होगा वो आपके कैप्सूल लगाएगा, जो आपके जॉइंट के आसपास जो कैप्सूल होता है वो लगाएगा, या फिर आपका लिगामेंट लगाएगा, ठीक है ना, या फिर आपका जो पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट होते हैं वो सब लगाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव फोर्स, ठीक है ना, या फिर पैसिव टेंशन। अब इसी तरीके से एक्टिव होता है। गाइस, जो एक्टिव होता है वो सिर्फ आपकी मसल लगाती है। जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो आपका एक्टिव फोर्स लगाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने बेसिक समझा कि यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स है वो दो तरीके से हो गया हमारा, एक तो पैसिव फोर्स हो गया, दूसरा एक्टिव फोर्स हो गया, ठीक है ना। तो पैसिव जो होगा वो कैप्सूल होगा और लिगामेंट होगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर उन पर स्ट्रेचिंग पड़ेगी तो वो लगाएंगे, ठीक है ना। एक्टिव जो होता है वो मसल होती है। ठीक, तो इंटरनल फोर्स हो गया इस तरीके से हमारा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। जो एक्सटर्नल फोर्स होता है गाइज, एक्सटर्नल फोर्स का मीनिंग क्या है, मीन्स जो आपकी बॉडी है उस बॉडी के ऊपर बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना। आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसमें भी कई तरीके के फोर्स आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला फोर्स आ जाता है गाइज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, जिसको हम एक दूसरा फोर्स और होता है गाइज ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। जो आपका ग्राउंड लगाता है आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स, उसको हम कहते हैं ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। और गाइज एक फोर्स और होता है जो कि एक्सटर्नल फोर्स के अंदर ही काउंट होगा, उसको हम कहते हैं जॉइंट रिएक्शन
फोर्स, क्योंकि जब इस जॉइंट पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा एक तरीके से, ठीक है ना, और एक आपका इस जॉइंट का खुद का एक फोर्स लग रहा है, तो जॉइंट में क्या होता है, कंप्रेशन होने लगता है। तो उस कंप्रेशन को रजिस्ट करने के लिए जॉइंट भी एक प्रकार की रिएक्शन देता है, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट रिएक्शन फोर्स। क्लियर। अब गाइस कोई भी एनवायरमेंटल फोर्स हो, कोई भी एनवायरमेंटल फोर्स हो, वो आपका एक्सटर्नल फोर्स है। मीन्स आप किसी भी चीज़ को अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो जैसे ही आप फिजिकल कॉन्टैक्ट में जाते हो किसी भी चीज़ के, तो वो एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स होता है। ठीक, मीन्स सपोज दैट यू आर वॉकिंग जस्ट ऑन द रोड एंड समवन कॉन्टैक्ट विद यू, मीन्स एक तरीके का कोलिजन हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर एक कोलिजन हुआ, तो वहाँ पर जो आपकी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा वो एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स कंप्लीट होता है। अब गाइज इसके अंदर जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, इनको थोड़ा सा डीप में टच कर देते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप जैसे कि जानते हो 11th-12th में भी आप पढ़ते हुए आए हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कि जो हमारी अर्थ होती है वो हर चीज़ को, जो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर, जो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी मास वाली चीज़ें होती हैं, उन सभी को वो अपनी तरफ खींचती है। मीन्स जब हम चल रहे होते हैं, जब हम वॉकिंग कर रहे होते हैं, तो वो क्या करती है, हर चीज़ को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अब गाइस दूसरा होता है ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। ये जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर डिपेंड करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हम जिस चीज़ पर जितना फोर्स लगाएंगे वो चीज़ भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। गाइस इसको आप बहुत टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो, आप इसको साइकोलॉजिकल लेवल पर भी कनेक्ट कर सकते हो कि मीन्स अगर आप किसी को इरिटेट करोगे, सिंपल सा फंडा है, तो वो भी आपको इरिटेट करेगा, है ना। तो जब कभी भी रिएक्शन फोर्स की बात होती है, वो जस्ट अपोजिट होता है। मीन्स जितना फोर्स आपने किसी दूसरे पर लगाया उतना ही फोर्स वो भी आपके ऊपर लगाएगा। इट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पर ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होता है। ये ग्राउंड रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि जैसे हम चलते हैं, जैसे हम अपना पैर ज़मीन पर रखते हैं, तो हमने एक फोर्स लगाया ज़मीन पर, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, उसने क्या करा, बेसिकली एक हमने फोर्स लगाया ज़मीन पर, ठीक है। तो ज़मीन क्या करती है, अर्थ क्या करती है, वो भी एक फोर्स लगा देती है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। गाइस सपोज कीजिए यह है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। तो जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो सेम इसी को ही इस तरीके से समझना होगा आपको। एक जो एरो शो कर रहा है मीन्स एक फोर्स आपका नीचे की तरफ लग रहा है और दूसरा बिल्कुल सेम इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है इक्वल अमाउंट में। तो गाइज ये होता है ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। अगर ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के बारे में आपको लिखना है तो आप सिंपल इस तरीके से लिख सकते हो कि जब हम कभी भी जब हम वॉकिंग कर रहे हैं, मीन्स जब भी हमारी बॉडी ग्राउंड्स के टच में आती है, तो जितना फोर्स हम ग्राउंड पर लगाते हैं उसका जस्ट अपोजिट उतने ही अमाउंट में फोर्स ग्राउंड भी हमारे ऊपर लगाता है, उसको हम ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अब गाइज जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होता है, इस ग्राउंड रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है, उस फोर्स की वैल्यू को शो करने के लिए एक वेक्टर का यूज़ करते हैं हम। उस फोर्स की वैल्यू को शो करने के लिए हम वेक्टर का यूज़ कर देते हैं और उसको कह देते हैं हम ग्राउंड रिएक्शन फोर्स वेक्टर। अब गाइज यदि आपको वेक्टर क्लियर नहीं है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि वेक्टर क्या होता है। बेसिकली एक डायरेक्शन को शो करता है। वेक्टर जो होता है एरो से शो करते हैं, है ना। कभी भी अगर आप वेक्टर की बात करोगे और वहाँ पर डिस्कशन होगा तो वहाँ पर आपको ये एरो देखने को जरूर मिलेगा। तो इस एरो में जो एरो की लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड है, और जो एरो की जो नोक है एक तरीके से, जो इसका हेड होता है, ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये शो करता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक तरीके से, ठीक है ना, या किस डायरेक्शन में वो जो क्वांटिटी है वो वर्क कर रही है। तो इस तरीके से यदि हम ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, उसको शो करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स वेक्टर वर्क करता है। वहाँ पर हम ग्राउंड रिएक्शन फोर्स वेक्टर के थ्रू इसको शो करते हैं। जॉइंट रिएक्शन फोर्स मैंने आपको बता ही दिया कि जॉइंट के अंदर एक कंप्रेशन होता है, तो उस कंप्रेशन के अगेंस्ट में भी एक फोर्स लगता है जिसको हम जॉइंट रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। बेसिकली पूरी की पूरी हमने काइनेटिक्स को क्लियर कर लिया है। गाइज अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। सो गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो काइनेटिक्स होता है वो मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो जो काइनेटिक्स होता है वो मूवमेंट होता है। तो गाइज अब जैसे कि हमने अभी फोर्स पढ़ा था, एक एक्सटर्नल फोर्स पढ़ा, एक इंटरनल फोर्स पढ़ा, तो इसी तरीके से मूवमेंट भी हमारे दो तरीके के हो जाएंगे। या कहूँ कि जो एक एक्सटर्नल फोर्स होगा वो एक्सटर्नल मूवमेंट कोज करेगा। मान लीजिए आपकी ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी क्या कर रही है, हमारी बॉडी को बाहर की तरफ घेर रही है, मतलब कि
खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है ना। तो वो एक प्रकार का क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है वो एक प्रकार का एक्सटर्नल मूवमेंट है, ठीक है ना। अब एक प्रकार दूसरा आता है इसके अंदर इंटरनल मूवमेंट। तो इसी तरीके से हम काइनेमेटिक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। गाइज यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ। यदि आप MCQ क्वेश्चंस के लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो जिसमें MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ से ये जो शॉर्ट नोट्स में बना रहा हूँ आप डायरेक्टली इनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा गाइस, क्योंकि बार बार अगर आपको रिवाइज करना है टॉपिक तो बार बार वीडियो देखने में टाइम वेस्ट होता है। तो सिंपली आप अपने नोट्स बना सकते हो, यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा और इसके बाद आप किसी भी बड़े कंपटीशन लेवल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो काइनेमेटिक्स होता है, इसके अंदर 2 तरीके के मूवमेंट की बात करते हैं हम। एक होता है गाइज एक्सटर्नल मूवमेंट, और एक हो जाएगा इंटरनल मूवमेंट। तो जो एक्सटर्नल मूवमेंट है वो कौन कराएगा, एक्सटर्नल फोर्स ऑब्वियसली। तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स कराता है। और जो इंटरनल मूवमेंट है ये हमारा इंटरनल फोर्स कराएगा। अभी हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल फोर्स को और इंटरनल फोर्स को, तो ये हमारा इंटरनल फोर्स कराएगा, ठीक। ये हमारा एक्सटर्नल मूवमेंट हो गया ये वाला, और ये हो गया हमारा इंटरनल मूवमेंट। अब गाइज इनको समझ लेते हैं अच्छे से। गाइज इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले एलओजी का पता होना चाहिए। एलओजी होता है लाइन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। और एक जॉइंट होता है, हमारे जॉइंट के अंदर होती है गाइज एक्सिस, ठीक है ना। तो उस एक्सिस को भी आपको क्लियर करना है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बायोमैकेनिक्स के। आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले गाइज सपोज कीजिए ये हमारा नी जॉइंट बना देते हैं गाइज। चलिए नी जॉइंट से बेसिक कंसेप्ट आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल ये सजाइटल व्यू है, ठीक है ना, नी जॉइंट का। और आपके यहाँ पर ये पटेला आ गई, ठीक। और ये हो गया गाइज आपका जॉइंट एक्सिस, ठीक है ना। ये हो गया आपका जॉइंट एक्सिस, ये हो गया आपका एक्सिस, ठीक है ना। अब गाइज बात करते हैं एलओजी की। एलओजी क्या होती है, वो लाइन ऑफ ग्रेविटी, मीन्स जो आपकी ग्रेविटी की जो डायरेक्शन को शो करती है कि आपकी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटी है किस डायरेक्शन में लग रही है, उसको हम कहते हैं बेसिकली लाइन ऑफ ग्रेविटी। यहाँ से देखिए इस तरीके से सपोज कीजिए कि लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है इस जॉइंट एक्सिस के बिल्कुल ऊपर से जा रही है, बिल्कुल इसके सेंटर से जा रही है, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि यदि ये लाइन ऑफ ग्रेविटी इस जॉइंट एक्सिस से ना जाए, इस जॉइंट एक्सिस से थोड़ा सा आगे हो जाए या थोड़ा सा पीछे हो जाए, तो आपकी बॉडी में एक्सटर्नल मूवमेंट कोज होगा। एक्सटर्नल मूवमेंट मीन्स आपकी बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, वो आपकी जो ये जो जॉइंट है इस जॉइंट के ऊपर एक एक्सटर्नल मूवमेंट करा देगा, ठीक है ना। तो बेसिक एक फंडा ये आता है कि निकल करके कि यदि आपकी एलओजी किसी भी जॉइंट एक्सिस के बिल्कुल सेंटर से जाती है तो कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं होगा। और जब कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं होगा तो उसको रजिस्ट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कोई इंटरनल मूवमेंट भी नहीं होगा। क्योंकि गाइज इंटरनल मूवमेंट जो होता है वो इसलिए होता है कि वो एक्सटर्नल मूवमेंट को रजिस्ट कर सके। क्योंकि एक्सटर्नल मूवमेंट क्या करता है, वो आपकी बॉडी को घेरने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जब भाई कोई भी इंसान किसी इंसान को अगर घेरेगा तो दूसरा इंसान क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये बेसिक कंसेप्ट है कि यदि ये एलओजी आपकी बिल्कुल सेंटर से जाएगी तो कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं होगा और ना ही कोई इंटरनल मूवमेंट होगा, ठीक है ना। यदि दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, यदि आपकी ये जो एलओजी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गाइस, आप कंफ्यूज मत होना, एलओजी। अब यदि ये जो आपकी एलओजी है इस एक्सिस से आगे हो जाए, दूसरा केस लेते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट केस कि एलओजी जो है वो बिल्कुल एक्सिस से गई है तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अब यदि आपकी एलओजी इस जॉइंट एक्सिस के आगे से जाए, सपोज कीजिए यहाँ से जा रही है, ठीक है ना, ये जो एलओजी है वो यहाँ से गई, ये हो गया सेकंड केस, ठीक है ना, ये हो गया आपका सेकंड केस। तो इसमें क्या होगा, आपका मूवमेंट होगा, इसमें एक्सटर्नल मूवमेंट होगा ही होगा क्योंकि आपकी एलओजी जॉइंट एक्सिस पर नहीं है।
है ना, तो जॉइंट एक्सिस से आगे की तरफ है। तो गाइज यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो कि यदि सैजिटल प्लेन में हम देखें तो जो एलओजी है वो यहाँ से जा रही है, मीन्स नी जॉइंट के एक्सिस के आगे से जा रही है, तो क्या होगा, एक्सटेंशन कोज होगा। क्या होगा गाइज, एक्सटेंशन कोज होगा, क्योंकि नी जॉइंट में यदि कोई फोर्स एंटीरियर डायरेक्शन में लगता है, गाइज नी जॉइंट में जो एक्सटेंशन होता है वो एंटीरियर डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ एल्बो की तो इसमें एक्सटेंशन पोस्टीरियर डायरेक्शन में होता है, ये एक्सेप्शन होता है गाइज, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो नी जॉइंट में यहाँ पर क्या होगा गाइज, एक्सटेंशन होगा, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन कौन सी मसल कराती है, एक्सटेंशन आपकी जितनी भी क्वाड्रिसेप्स होती हैं ये सब कराती हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी एक्सटेंशन करा रही है हमारी ग्रेविटी, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए इस जॉइंट में जो पीछे की मसल होंगी यहाँ की, मीन्स जो हैमस्ट्रिंग होती हैं, ये जो हैमस्ट्रिंग होती हैं, जो पीछे की मसल होती हैं आपकी, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, आपकी रेक्टस फीमोरिस, सॉरी रेक्टस फीमोरिस आपकी इसमें आ जाती है क्वाड्रिसेप्स में, तो सेमी टेंडिनोसस है, सेमी मेम्ब्रेनोसस है, आपका दूसरा आ जाएगी बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है ना। तो ये सब आपकी क्या है, हैमस्ट्रिंग। तो हैमस्ट्रिंग मसल क्या करेगी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो क्या करेगी, एक्सेसिव एक्सटेंशन को रोकेगी। यदि आपका एक्सेसिव एक्सटेंशन होगा तो आपका जो जॉइंट है उसके अंदर इंजरी हो सकती है, ठीक है ना। एक जीनू रिकर्वेटम के नाम से भी एक कंडीशन आती है, उसमें क्या होता है, फिक्स्ड हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है नी का, ठीक है ना। वो थोड़ा सा हाई लेवल का, आप बस इसको यहाँ पर इतना समझिए कि यदि आपकी एलओजी जॉइंट के आगे से जा रही है, मीन्स जॉइंट के आगे से जा रही है, तो वो एक एक्सटर्नल मूवमेंट कोज करती है। यदि मैं बात करूँ नी जॉइंट की, तो नी जॉइंट में यदि एलओजी आपकी आगे से जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एक्सटेंशन कोज होगा, और उसको रजिस्ट करने के लिए इंटरनल मूवमेंट होगा। वो इंटरनल मूवमेंट कौन कराएगा, वो इंटरनल मूवमेंट कराती है आपकी हैमस्ट्रिंग, ओके, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। और नी जॉइंट के पोस्टीरियर साइड में जितने भी लिगामेंट होते हैं, जितने भी कैप्सूल वगैरह होते हैं, ये सब आपके पैसिवली स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक्टिव फोर्स और पैसिव फोर्स किस तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पर, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइज, यहाँ तो हमने बात कर ली सेकंड केस की। अब गाइज एक केस और बचता है आपका थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हो सकता है कि ये जो एलओजी है इस जॉइंट के पोस्टीरियर डायरेक्शन में चली जाए। मान लीजिए एलओजी यहाँ से जा रही है, ठीक है ना, जैसा कि आप डीप स्क्वैटिंग करते हो तो उसमें एलओजी आपकी पोस्टीरियर डायरेक्शन में जाती है। तो जब आपकी एलओजी पोस्टीरियर डायरेक्शन में जाएगी तो इसमें आपका होगा फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट, इसमें भी आपका एक्सटर्नल मूवमेंट होगा। तो जब गाइज इसमें फ्लेक्शन होगा तो इसको अपोज करने के लिए जो आपकी एंटीरियर साइड की मसल होती है नी जॉइंट में, वो क्या करेंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि फ्लेक्शन को रोकना है वरना बॉडी फॉल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपकी यहाँ पर क्वाड्रिसेप्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं टू रेजिस्टिंग दैट फ्लेक्शन, ओके। तो इस तरीके से हमने तीनों कंडीशन को देख लिया है एलओजी की। तो गाइज आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्सटर्नल मूवमेंट क्या होता है, इंटरनल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है ना। अब एक बार मैं इस पूरे कंसेप्ट को जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उस सभी को डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने डिटेल में, थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ मैं इसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए रिवीजन है बेसिकली, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ बेसिक कंसेप्ट क्या है इसमें। बेसिकली काइनेटिक्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था फोर्स होता है, ठीक है ना। अब फोर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक इंटरनल फोर्स होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। एक्सटर्नल फोर्स वो होता है जो आपकी बॉडी पर लगता है, कोई भी बंदा आपके ऊपर फोर्स लगाए बाहर से, या फिर एनवायरनमेंट का जितना भी फोर्स होता है वो सब एक्सटर्नल फोर्स है, मीन्स आउटसाइड द बॉडी। कोई भी फोर्स अगर आपकी बॉडी से आउटसाइड है तो वो आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर ही लगा रहे हैं, जैसे कि मसल हो गए, टेंडन हो गए, लिगामेंट हो गए, कैप्सूल हो गए, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, इंटरनल फोर्स होते हैं। तो हमने फोर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम यदि बात करें ग्राउंड एक्शन फोर्स, आपको बता दिया था मैंने आपको सबसे पहले कि जो भी आपका फोर्स होता है वो ग्राउंड जो आपके ऊपर लगाता है वो ग्राउंड एक्शन फोर्स है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि जो आपको ग्रेविटी जो अर्थ होती है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींच रही है आपको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। एक जॉइंट ट्रैक्शन फोर्स था। जॉइंट ट्रैक्शन फोर्स क्या कहता है कि जो जॉइंट होता है, जॉइंट के बीच में कंप्रेशन होता है, तो उस कंप्रेशन को रजिस्ट करने के लिए जॉइंट भी आपका एक प्रकार का फोर्स लगाता है, उसको हम कहते हैं जॉइंट ट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं काइनेटिक्स की, काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स में अभी मैंने आपको बताया कि एक एक्सटर्नल मूवमेंट होता है, एक इंटरनल मूवमेंट होता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल मूवमेंट कौन कराता है, एक्सटर्नल फोर्स कराता है। इंटरनल मूवमेंट कौन कराता है, इंटरनल फोर्स कराता है, ठीक। यहाँ पर हमने जॉइंट के अंदर देखा तीनों कंडीशन को। यदि आपकी एलओजी एंटीरियर जाएगी नी जॉइंट पर तो आपका एक्सटेंशन होगा, ठीक। उसको रजिस्ट करने के लिए आपकी हैमस्ट्रिंग वर्क करेगी। और यदि आपका एलओजी जो है पीछे से जाएगी, जॉइंट के पीछे से जाएगी, तो क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। उसको रजिस्ट करने के लिए आपकी जो मसल है आगे वाली, मीन्स क्वाड्रिसेप्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है ना। और जितने भी आगे के स्ट्रक्चर्स हैं वो सब आपके पैसिवली पार्टिसिपेट करेंगे। और यदि आपकी एलओजी बिल्कुल जॉइंट एक्सिस से बिल्कुल सेंटर से जा रही है तो आपका कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं होगा और ना ही उसको रजिस्ट करने के लिए कोई इंटरनल मूवमेंट होगा। ये बेसिक था
काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स का, या फिर कहूँगा कि काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स एनफ है। जितना ही मैंने आपको बताया है ये एनफ है। यदि आपको ट्रांसलेशन आता है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, मीन्स मेरा लेक्चर देखने के बाद आपको समझ में आ गया और आप अपने आप थ्योरी बना सकते हो, तो ये एनफ है। बाकी आप बुक से थोड़े से और डायग्राम देख सकते हो और अपनी थ्योरी को और अपने कंटेंट को एक डिफरेंट टच दे सकते हो, ठीक है ना। सो गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है, आपको ये अच्छा लगा है और आपको इससे हेल्प हुई है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।